Well, in this video, we are going to study about the dimensional analysis and its application. हम dimensional analysis के बारे में पढ़ना जारी रखेंगे और इस dimensional analysis का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. So we are just start our discussion about the dimensional analysis. So हमें जो dimensional analysis का जो अभी तक knowledge है उसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशंस. तो हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उन्हीं में ही हम ऐड कर सकते हैं जिनके सेम डायमेंशंस होंगे. इसको हम एलेबोरेट वे में बाद में एक्सप्लेन करेंगे. दूसरा ये है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है यदि हमें उसका अच्छा नॉलेज हो जाए then it is useful to derive the relations amongst different physical quantities. ऐसी physical quantities का relation हम ड्राइव कर सकते हैं जो इंटर रिलेटेड होती है, उनके बीच में जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है उसको हम ड्राइव कर सकते हैं. उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपने स्टोक्स लॉ में पढ़ा है कि जो विस्कस ड्रैग होता है F is equal to 6 pi r b neta. So we can derive this relation using dimensional analysis. दूसरा उदाहरण हम बात करें F is equal to mb square over r. So we can derive this relation as well using the dimensional analysis. अगली बात है कि हम एक जो डेरिवेशन आपके पास ऑलरेडी है वो डेरिवेशन सही है या गलत है इसको भी हम चेक कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से. और डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या हम होमोजेनिटी ऑफ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी हम चेक कर सकते हैं डायमेंशनल कंसिस्टेंसी की हेल्प से. सो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिस एरिया में डायमेंशनल एनालिसिस बहुत फ्रूटफुल सिद्ध होता है. तो हम चर्चा अपनी जारी रखते हैं. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस. तो सबसे पहले हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी की बात करते हैं कि देखिए हमारे पास जो डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं. बट इस बात में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके जो डायमेंशंस हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए. हम ये कहें कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी. मतलब इसका साफ ये हो गया कि हम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि आपके पास जैसे वेलोसिटी कैन नॉट बी एडेड टू फोर्स. यदि आप वेलोसिटी को फोर्स में ऐड कर देंगे तो ये एडिशन का तरीका गलत हो जाएगा. आप वेलोसिटी को वेलोसिटी में ही ऐड करेंगे. जैसे आपके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी u है और जो फाइनल वेलोसिटी v है तो इन दोनों को तो ऐड किया जा सकता है. बट यदि आप सोचें कि आप वेलोसिटी को फोर्स में ऐड कर देंगे तो इस तरीके का एडिशन पॉसिबल नहीं है. दूसरा हम एक बात करें जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आई है तो उसको यदि आप चाहें कि हम थर्मोडायनामिक टेम्परेचर से हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये सब्ट्रैक्शन का तरीका जो है वो गलत होगा. आप करंट में से आप ये वाला पार्ट सही है आपने 3i माइनस 2i. सो दिस काइंड ऑफ सब्ट्रैक्शन क्योंकि ये भी करंट है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और ये भी करंट है अमाउंट ऑफ करंट है उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है और इसको घटा के आई आ जाएगा. सो दिस काइंड ऑफ सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल बट द सब्ट्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ से आपको ये सीखना है. हम आगे बात को फिर जारी रखते हैं कि यहाँ से हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. ये कहता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी एक इक्वेशन को लेते हैं. यदि आप ये देखते हैं उस इक्वेशन में आपके पास यदि कोई इक्वेशन है और वो इक्वेशन यदि इक्वेशन इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग. यदि कोई एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है यदि कोई एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है then this equation do not exist. तो समझ लीजिए कि वो एक इक्वेशन जो है वह एग्जिस्ट नहीं करती. और दूसरा पार्ट है if an equation is a dimensionally correct
यदि एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, दिस मीन्स it may or may not be correct। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन वो करेक्ट हो भी सकती है और करेक्ट नहीं भी हो सकती है, इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम ये पढ़ते हैं कि एन इक्वेशन इज दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। Dimensions of all terms are not same. If the dimensions of all terms are not same, आप कोई इक्वेशन लेते हैं और उसके जो डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के यदि एक जैसे नहीं आते हैं तो हम ये कह देंगे कि ये इक्वेशन रॉन्ग है। इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा पूरा हो गया कि इफ़ एन इक्वेशन इज़ डायमेंशनली रॉन्ग, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन एग्जिस्ट करती ही नहीं है। Hence, if we derive an expression for the length, यदि फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम कोई एक उदाहरण लेते हैं, आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपके पास एक इक्वेशन है, जैसे हमें कहें s इज इक्वल टू दिस इज ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब इसमें जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन है वो s इज इक्वल टू ये लेंथ के डायमेंशन हो गए। अब इस पार्ट के भी लेंथ के डायमेंशन होने चाहिए, u इंटू टी के डायमेंशन आप निकालें तो ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के जो डायमेंशन होंगे वो L t-1 हो जाएंगे और जो टाइम के डायमेंशन हो जाएंगे वो t हो जाएंगे। आप इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा L t-1 और +1। सो ये वाला पार्ट में ये आ जाएगा L t-1 + 1 0, एनी टर्म रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो इस पार्ट का डायमेंशन भी लेंथ के हो गए। उसके बाद आपके पास अगला पार्ट है 1/2 at स्क्वायर। तो इसमें 1/2 डायमेंशनलेस है, एक्सेलरेशन के जो डायमेंशंस होंगे वो L t-2 और t स्क्वायर के जो डायमेंशन होंगे वो t2, इस तरीके से हो जाएगा। आप इसको खोलें तो आप लिखेंगे L t-2 और t2 एंड -2 + 2, ये आ जाएगा आपके पास t-2 + 2। दिस पार्ट इसमें 0 आएगा और ये बनेगा L। आप ये देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन है, एंड इफ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट दिस मीन्स दैट दिस इक्वेशन विल एग्जिस्ट। ओके, फॉर एग्जांपल कि हम एक और उदाहरण लें, हम वेलोसिटी का एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कोई एक और इक्वेशन है, हम ऐसा करें, हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू u + at। सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, this is initial velocity, and this is what acceleration is, and this is any time t, right? So यदि हम ये इक्वेशन चूज करते हैं v इज इक्वल टू u + at, अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन वेलोसिटी के हैं। ओके, सो इसके जो डायमेंशन हुए वो लेफ्ट हैंड साइड के हुए L t-1। अब इस पार्ट के डायमेंशन जो हुए वो हुए L t-1 और at के डायमेंशन क्या हुए L t-2, एक्सेलरेशन के हो जाएंगे और टाइम के t हो जाएंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, इट इज़ L t-2 + 1, दैट इज L t-1। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। सो इफ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन दिस मीन्स दैट दिस इक्वेशन विल एग्जिस्ट। अब यदि आप यहाँ देखिए, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बट यदि आप एक हम एग्जाम्पल और दें, यदि हम ये इक्वेशन लिखते हैं, अब इसका दूसरा पार्ट हम देखते हैं, हम ऐसा लिखें s इज इक्वल टू ut + at स्क्वायर। ओके, इसमें से हमने 1/2 को हटा दिया, जो फार्मूले में आप 1/2 पढ़ते हैं उसको हमने हटा दिया, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट क्योंकि इस पार्ट के डायमेंशन लेंथ के हैं, हमने ऑलरेडी कर रखा, इसके भी लेंथ के हैं और इस पार्ट के भी लेंथ के हैं, बट इसमें जो मैग्नीट्यूड 1/2 है दैट इज मिसिंग, तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वेशन एग्जिस्ट करती भी है, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट एंड देन वी मूव अहेड। ये एग्जांपल हमने आपके साथ शेयर कर दिया, अब हम चलते हैं अगले पेज पर। सो ये जो बोल्ड फेस लेटर है इसको हम पढ़ा देते हैं कि इफ़ एन इक्वेशन फेल्स दिस कंसिस्टेंसी, यदि वो कंसिस्टेंसी का टेस्ट कोई इक्वेशन फेल कर देती है, इट इज़ प्रूव्ड रॉन्ग, तो वो इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती। बट
इफ़ इट पासेस, यदि मान लो एक इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया, तो दिस मीन्स दैट इट इज़ नॉट प्रूव्ड राइट, तो जरूरी नहीं कि वो बाकी कोई इक्वेशन एग्जिस्ट करती भी है। दस कंक्लूजन क्या हुआ, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट इक्वेशन। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जरूरी नहीं है वो एग्जैक्ट इक्वेशन है, बट ए डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन, इनकरेक्ट इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। जो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो एनसीईआरटी ने आपको बहुत सुंदर एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की है और उस एग्जाम्पल को हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2.15। इसमें हम करेंगे कि हमारे पास एक इक्वेशन है 1/2 mv²। पढ़ लेते हैं इसको पहले। लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन इज 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh, राइट। सो यहाँ m क्या है, m इज द मास ऑफ द बॉडी, b इज इट्स वेलोसिटी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज द हाइट। हमें ये बताना है चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। हमें ये चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए गिवन इक्वेशन इज, यहाँ हम लिखते हैं गिवन इक्वेशन इज, वो है दिस इज 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh, राइट। सो यदि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, this left hand side and this is left hand side and this is right hand side, then left hand side and right hand side both will have the same dimension. So यहाँ हम देखें तो जो 1/2 है, here 1/2 is this 1/2 is dimensionless quantity, this 1/2 is dimensionless quantity, and now this m has dimension m, वन डायमेंशन इन m, और वेलोसिटी के जो डायमेंशन होंगे वो होंगे L(t-1) और यहाँ पावर 2 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करें आप, इसको आप m लिख सकते हैं, मास का वन डायमेंशन इन m, वन डायमेंशन इन मास, और एक्सेलरेशन कहा जाएगा L(t-2) और हाइट के डायमेंशन आ जाएंगे L। सो यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस, दिस इज m(L)(2t-2) और इस साइड में आपके पास आ जाएगा m, L यहाँ से आएगा L(t-2) इंटू L, तो आ जाएगा mL2 and t-2, right? So what we are observing over here, dimensions of left hand side are same as that of right hand side. So we can say that this equation is dimensionally correct equation, right? So there is another question to learn more about this. We have now example number 2.16. We are now going for example number 2.16. इसमें ये कहा गया है कि SI यूनिट्स ऑफ एनर्जी, वो जाउल जो है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, ये इसके यूनिट्स हैं, एंड दैट ऑफ स्पीड V इज़, इसमें वेलोसिटी के जो यूनिट्स हैं वो मीटर सेकेंड -1 है, और एक्सेलरेशन के जो यूनिट हैं वो SI यूनिट्स मीटर सेकेंड -2 है। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फार्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशनल आर्गूमेंट्स। आप किस बेस के ऊपर जो नीचे दिया गया फार्मूला उसको रूल आउट कर सकते हो कि ये फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो हम सबसे पहले फर्स्ट केस में देखते हैं। फर्स्ट वन है आपके पास कि काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू m² and v³, right? So here K is kinetic energy, तो K is kinetic energy है, तो kinetic energy का हमने डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा mL2T-2। सो यदि लेफ्ट हैंड साइड में काइनेटिक एनर्जी के जो डायमेंशन है, यदि ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आएगी तो राइट हैंड साइड में भी वही डायमेंशन बनने चाहिए, ओनली देन दिस इक्वेशन विल एग्जिस्ट। तो हम इसको लिख सकते हैं m2 और यहाँ लिख सकते हैं L(t-1), ये वेलोसिटी के डायमेंशंस हो जाएंगे,
और पावर 3 हो जाएगी। सो यहाँ हम इसको आगे सॉल्व करें, ये बन जाएगा m2, दिस इज L3 एंड t minus 3. Okay, so now see the dimensions of, now here dimensions of left hand side, they are not equal to the dimensions of right hand side, but we have seen जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन है वो है ML2 T minus 2, ये बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के हैं M2 L3 एंड T minus 3. सो दिस इक्वेशन इज रूल्ड आउट, कि ये इक्वेशन जो है एग्जिस्ट नहीं करती. अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट में. दूसरे पार्ट में है कि काइनेटिक एनर्जी के जो ये यहाँ दिया गया है आपके पास K इज इक्वल टू, दिस इज 1/2 mv². तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस तो वही हैं ML2 T minus 2. तो ये इक्वेशन तब एग्जिस्ट करेगी यदि राइट हैंड साइड के डायमेंशन भी यही आते हैं. तो 1/2 इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी. या मास को आप ले सकते हैं कैपिटल M से, और वेलोसिटी को आप ले सकते हैं LT minus 1 का जो पावर होगा वो 2 हो जाएगा. सो यदि आप इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास M, दिस इज L2 एंड T minus 2. सो नाउ सी द डायमेंशंस ऑफ here dimensions of left hand side, they are equal to dimensions of right hand side. Hence we can say this equation is true. This equation really exists, right? So another part is Kc is equal to K kinetic energy is equal to ma. सो आप ये जानते हैं, हम इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि देखिए ये है काइनेटिक एनर्जी, दिस पार्ट इज काइनेटिक एनर्जी और दिस पार्ट इज फोर्स. सो वी कैनॉट इक्वेट टू डिफरेंट क्वांटिटीज, कि लेफ्ट हैंड साइड में काइनेटिक एनर्जी है, राइट हैंड साइड में फोर्स है. सो हमें कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज रूल्ड आउट. इसको आप रूल आउट कर सकते हैं. दिस इक्वेशन इज रूल्ड आउट बिकॉज दिस हैज द डायमेंशन ML2 T minus 2 और F is equal to MA. This has the dimensions MLT minus 1 only. So this equation is ruled out. So the D part is here. Now D part is, यहाँ आप देखें, now here K is equal to 3/16. तो ये तो मैग्नीट्यूड तो मैटर नहीं करता क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. And then it is mv². So this equation is dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है एंड दिस इक्वेशन विल एग्जिस्ट. ये एग्जिस्ट कर, दिस इक्वेशन इज एग्जिस्ट डायमेंशनली, बट इसका जो कोफिशिएंट है वो 3/16 है. तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में 1/2 होता है, 3/16 नहीं होता. तो हमने वो पहले ही कहा है कि यदि कोई इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दिस इक्वेशन विल एग्जिस्ट ऑल्सो. ओके, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है ओनली. एंड देन लास्ट पार्ट ऑफ इट इज, अब हमारे पास है दिस इज काइनेटिक एनर्जी और ये आपके पास आएगा 1/2 mv². तो ये तो हमें पहले चेक कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ ma है. तो हम यहाँ देखें कि आप लेफ्ट हैंड साइड में काइनेटिक एनर्जी, राइट हैंड साइड में काइनेटिक एनर्जी प्लस फोर्स. तो ये इक्वेशन जो है वो रूल्ड आउट हो जाएगी. दिस इक्वेशन कुड बी रूल्ड आउट भाई, बिकॉज B cannot add two quantities having different dimensions. यदि उनके डायमेंशंस डिफरेंट होते हैं तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इसको रूल आउट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ अब हम आगे प्रोसीड करते हैं. एक एग्जांपल और है बट उसका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारे पास.
एक हम रिलेशन को कैसे डिड्यूस करते हैं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन इज डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज. So our topic of discussion now is 2.10.2. This is deducing relations among the physical quantities. ना हम टॉपिक इस पार्ट को हम डिस्कस करते हैं. सो इसमें कहा गया कि द मेथड्स ऑफ डायमेंशंस कैन समटाइम्स बी यूज्ड टू डिड्यूस द रिलेशंस अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़. फिजिकल क्वांटिटीज जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती हैं उनका आपस में जो रिलेशन क्या एग्जिस्ट करता है उसको हम बना सकते हैं यहाँ. तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि कंसिडर करिए कि एक सिंपल पेंडुलम है और उसमें एक बॉब है. इट इज़ अटैच टू ए स्ट्रिंग. ये देखिए इस तरीके का कोई एक सिंपल पेंडुलम है और उसके साथ एक बॉब अटैच्ड है. इस तरीके की कोई बॉब है जिस बॉब का मास m है एंड दिस ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर जो है वो ऑसिलेट करता है बैक एंड फॉर्थ. राइट. सपोज करिए दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ. जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है. देखिए इट डिपेंड अपॉन लेंथ, इट डिपेंड अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के ऊपर डिपेंड करता है. तो हमें ये कहा गया कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन एनालिसिस आप टाइम पीरियड का एक फाइनल रिलेशन निकालिए लेंथ, ग्रेविटी और मास के फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ. तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सॉल्व तो ये है, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमने क्या करना है. हमें ये बताया गया कि जो टाइम पीरियड की डिपेंडेंस है ऑन क्वांटिटीज़ पढ़ी हमने कि टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है किन क्वांटिटीज़ के ऊपर. एक लेंथ के ऊपर, एक ग्रेविटी के ऊपर और एक मास के ऊपर. अब उसकी जो डिपेंडेंस है लीनियर है नॉन लीनियर है ये हमें अभी तक पता नहीं. तो हम इसके लिए मार्क कर देते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट आएगा x, यहाँ कोई y आएगा और यहाँ z आ जाएगा. आप इसको सबसे पहले इक्वालिटी में लेके आइए. तो हम यहाँ कोई कांस्टेंट k लगा देते हैं. दिस इज अननोन फॉर अस एंड हियर l पावर x एंड g का जो पावर है वो y है और m का कोई पावर अननोन z है. राइट. अब हम डायमेंशन एनालिसिस में का कॉन्सेप्ट हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं जिसमें डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो बराबर ही रहने चाहिए, तभी आपकी इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है. तो हम यहाँ लिखते हैं कि टाइम पीरियड के जो डायमेंशन होंगे उसमें रहेगा m0 और l0. दिस इज 0 डायमेंशन इन मास, 0 डायमेंशन इन लेंथ एंड 1 डायमेंशन इन टाइम. अब ये कांस्टेंट कोई क्वांटिटी है उसको आप ऐसे लिख दीजिए एंड l इज नाउ l लेंथ का जो डायमेंशन l हो जाएगा. दिस इज 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is 1 dimension in length and minus 2 dimension in time power by and then mass is 1 dimension in m. okay, and then this is power z. अब इसको खोल दीजिए. लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास m0, l0 and t1 here k and then this is l पावर x हो जाएगा, l पावर y हो जाएगा, t का पावर माइनस वाई हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा. दिस इज माइनस 2 ओके. और यहाँ m का जो पावर है वो z हो जाएगा. राइट. यू कैन राइट इट लाइक दिस. अब इसको खोल दीजिए आप. ये आपके पास आ जाएगा k. अब आपके पास आ जाएगा m का जो पावर है वो z है और यहाँ देखिए l का जो पावर है वो x प्लस बाई और जो t का जो पावर है दिस इज माइनस 2 बाई. अब हम इक्वेट करते हैं. ऑन इक्वेटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, ऑन इक्वेटिंग
the dimensions ऑन बोथ साइड्स, आप ये देखेंगे कि z जो है वो 0 आ जाएगा। आप यहाँ देखें, यहाँ कंपेयर करें, z इज इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ m की पावर z है और यहाँ m की पावर 0 है। दिस मीन्स z इज इक्वल टू 0, कॉमा। दूसरे पार्ट में यदि हम चलें, हम यहाँ देखेंगे x प्लस वाई, और इस पार्ट में देखिए इट इज़ इक्वल टू 0। और तीसरे पार्ट में हम यदि देखें, देन हम वी कैन राइट -2 यहाँ t की पावर -2 और यहाँ t की पावर 1। दिस मीन्स -2 इज़ 1। तो यहाँ से आप y निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू -1/2। तो x का वैल्यू भी निकाल सकते हो, x -1/2 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स x इज इक्वल टू +1/2। सो x की जगह आपने +1/2, y की जगह -1/2 और z की जगह 0 पुट कर देना है। और k को आप कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, k इज इक्वल टू 2π, उसको हम बाद में भरेंगे। तो हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू, k को कांस्टेंट को वैसे रहने दीजिए, l की जो पावर है, l की पावर x है, तो हम लिखेंगे l की पावर x की जगह आप 1/2 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, देखिए। और g का जो पावर है वो y है, तो y की वैल्यू आप -1/2 पुट कर दीजिए। m की पावर z है, तो आप z की जगह आप 0 पुट कर दीजिए। ओके, अब इसको प्लस में ले जाइए, कॉमा, t इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट k, और l जो है उसकी पावर हो जाएगी 1/2 और g का पावर हो जाएगा ये 1/2। जब आप नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं k इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट यहाँ होता है 2π√L/g। तो डायमेंशन एनालिसिस से आप कॉन्स्टेंट्स को नहीं डिटर्मिन कर पाते, ये इसकी फिर शॉर्ट कमिंग रह जाएगी। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन को ड्राइव कर सकते हैं। ओके, तो यदि आप चाहें तो हम एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर कर सकते हैं, एग्ज़ाम में कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक कोई सर्कल है। अब इस सर्कल में, एक सर्कल की जो रेडियस है वो r है, ये NCERT में एग्जाम्पल नहीं है। इस सर्कल की रेडियस कोई r है और यहाँ कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, राइट। तो इसके ये सर्कल में घूम रहा है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। So this centripetal force, this is just moving with certain velocity b. So this is the velocity of the particle. तो हमें ये देखना है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो पहले लिख लेते हैं, एक मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अब वो लीनियरली डिपेंड करता है, नॉन लीनियरली डिपेंड करता है, अभी हमें कुछ पता नहीं। तो हम यहाँ मार्क कर लेते हैं कि इसकी पावर कोई x है, v का पावर कोई y है और r का पावर कोई z है। तो हम पहले स्टेप में क्या करते हैं कि इसके इक्वालिटी को ले आते हैं, तो यहाँ कोई कांस्टेंट लगा देते हैं और अब आ जाएगा m की पावर x और वेलोसिटी की पावर y और r की पावर जो है वो z हो जाएगा। ओके, सो अब लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हम लिखते हैं। फोर्स है ये, तो आ जाएगा m/L/t-2। दिस इज मास एंड दिस पार्ट इज एक्सेलरेशन। सो हियर दिस इज कांस्टेंट k। अब यहाँ आप लिख देंगे m, इस मास के जो डायमेंशन होंगे, 1 डायमेंशन इन मास पावर x, और वेलोसिटी के डायमेंशन लिख दीजिए 1 डायमेंशन इन लेंथ -1 डायमेंशन इन टाइम पावर y, एंड देन रेडियस एक लेंथ होती है, तो आप L और यहाँ लिख दें Z। ये आ जाएगा आपके पास m/L/t-2। सो यू कैन राइट k ओवर हेयर। सो दिस इज m का पावर x हो जाएगा। इसको यदि आप खोलते हैं तो आपके पास आ जाएगा L का पावर y और t का जो पावर आएगा दिस इज -y, एंड L का पावर यहाँ से आ जाएगा Z। So further it could be written as m पावर x। अब l यहाँ से उठाइए, यहाँ से उठाइए, आपके पास आ जाएगा l एंड देन इट इज़ y प्लस z, और यहाँ आएगा t का जो पावर है वो -y हो जाएगा। ओके, सो नाउ बाय इक्वेटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स,
बाय इक्वेटिंग द डायमेंशंस, हम करते हैं बाय इक्वेटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। यदि आप दोनों साइड्स के डायमेंशंस को इक्वेट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ से m का जो पावर है यहाँ 1 है और यहाँ m का पावर x है। सो आई कैन राइट नाउ x इज इक्वल टू 1। और दूसरे केस में आप देखें, यहाँ y प्लस जेड है राइट हैंड साइड में और l का पावर यहाँ 1 है। तो यहाँ आपके पास भी कुछ रिजल्ट आएगा और यहाँ t का पावर -y है और यहाँ t का पावर -2 है। तो यहाँ आप ले सकते हो -y इज इक्वल टू -2, तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 फ्रॉम हेयर। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2 प्लस z इज इक्वल टू 1 and z is equal to 1 minus 2, that is equal to -1. So now take these three values and substitute in the above equation number 1. By using these values in equation 1 we have, so centripetal force is equal to, I take k is equal to 1 over here and this constant is equal to 1. So अब m इसकी पावर x है, यहाँ 1 पुट कर दीजिए। वेलोसिटी में बाई का जो पावर है वो 2 है, यहाँ 2 पुट कर दीजिए और r का जो पावर है वो -1 है। अब इन सभी पावर को आप प्लस करके लिखिए, यह आ जाएगा m का पावर 1 m लिख दीजिए, v² हो जाएगा। r को जब आप प्लस करेंगे -1 से तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो देखिए हम एक सुंदर एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन r। सो दिस इज द एग्जाम्पल दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस टू ड्राइव दिस क्वेश्चन। और इसी तरीके से आप जो स्टोक्स लॉ को भी इसी तरीके से आप प्रूव करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस चैप्टर, द टेक्सचुअल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।